नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। और आज हम लोग 8 सितंबर के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जीके वगैरह बनते हैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक रेस के बारे में है। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। तो फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो देखिए आप लोगों के सामने है सभी ऑप्शंस और इन सभी ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में पार्टिसिपेट किया था और इसका जो सही आंसर है वो है ए पियरे गैसली। तो पियरे गैसली जो है वो बेसिकली फ्रांस से बिलोंग करते हैं और ये जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है इसको इटली में आयोजित किया गया था। बात करें यदि सेकेंड ऑप्शन के बारे में तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में इन्होंने सेकेंड रैंक हासिल की है कार्लोस साइंज ने। और सी ऑप्शन की बात करें लॉस स्ट्रोक तो इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में थर्ड रैंक हासिल की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बताया जा रहा है। देखो इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई दिवस किस दिन मनाया जा रहा है? तो देखिए आप लोगों के सामने है चार ऑप्शंस और इसका जो सही आंसर है वो है ए 7 सितंबर को। तो इस बार हम लोग ये दिवस जो है पहली बार मना रहे हैं और इसके पीछे रीजन क्या है कि अभी कोरोना के कारण दुनिया के जो तमाम देश है वहां एटमॉस्फेयर जो है बादल जो है बिल्कुल साफ और नीला दिखाई दे रहा है। और कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज में भी देखा था कि पंजाब और यूपी में घरों की छतों से हिमालय की चोटियां दिखाई दे रही हैं और लोग जो है कार की जगह साइकिल से ट्रेवल कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट में बहुत सारा असर हुआ है, अच्छी बातें हुई हैं, क्लीन हो गया है इन्वायरमेंट। तो इसी को देखते हुए यूएन में इस बारे में बात की गई और यह दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो इस साल हम लोग ये दिवस जो है फर्स्ट टाइम मना रहे हैं। देखो बात करिए यदि यूएन के बारे में तो यूएन जो है कि इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए वर्क करती है और इसके जो हेड हैं वे हैं एंटोनियो गुटेरेस और इसकी स्थापना की गई थी 1946 में और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है वो है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने किस देश ने एशिया और प्रशांत के एफएओ क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? देखिए आप लोगों के सामने सभी ऑप्शंस और सभी हमारे पड़ोसी देश हैं और इसका जो सही आंसर है वो है बी भूटान। तो इसकी मेजबानी भूटान ने की है। देखो बात करें एफओएओ के बारे में तो इसे आप लोग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं और ये जो सम्मेलन है इसको अभी वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कोरोना का दौर चल रहा है इसलिए जितने भी सम्मेलन वगैरह हो रहे हैं तो वे सभी वर्चुअली ही हो रहे हैं। और इसमें हमारे देश की तरफ से हमारे जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री आप लोगों को बताना है कौन है वे इसमें शामिल हुए थे और इसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई जैसे कि कृषि से संबंधित मुद्दे, प्राकृतिक संसाधन, खाद्य सुरक्षा, पोषण, इन सभी मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई। देखो बात करें यदि एफएओ यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तो इसका जो स्थापना किया गया था 1945 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है रोम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में इसमें बात की जा रही है। एसआईएम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप लोगों के सामने है सभी ऑप्शंस और सभी एक इंपॉर्टेंट पद पर कार्यरत हैं और इसका जो सही आंसर है वो है ए केनिची अयुकावा। तो एसआईएम के नए अध्यक्ष बने हैं केनिची अयुकावा और केनिची अयुकावा जो है वे अभी वर्तमान में मारुति सुजुकी के एमडी के पद पर कार्य कर रहे थे और एसआईएएम इसमें अभी वर्तमान में राजन वढेरा ये इस पद पर कार्य कर रहे थे और अब आप लोग देखेंगे कि केनिची अयुकावा एसआईएम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। बात करते हैं ऑप्शन सी के बारे में प्रमोद चंद्र मोदी। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इन्हें सीबीडीटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने
किस टेलीकॉम कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI कर दिया है? आप लोगों के सामने ऑप्शंस, और इसका जो सही आंसर है वो है सी, वोडाफोन आइडिया। तो देखो ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये टेलीकॉम कंपनी जो है, पहले ये दोनों अलग अलग थी, पर बाद में ये दोनों मर्ज हो गई और फिर वोडाफोन आइडिया इसका नाम पड़ गया। तो अभी आप लोग इसके जितने भी उत्पाद है, इसमें आप लोग एक नया नाम और नया लोगो आप लोगों को इसके उत्पाद में दिखाई देगा। यही सब बातें इसमें की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ट्रंप ने किस जगह को वर्ल्ड वॉर 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया है? इसका जो सही आंसर है वो है सी, विलिंगटन। तो ट्रंप ने विलिंगटन को भी हाल ही में वर्ल्ड वॉर 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया है। और देखो ये जो विलिंगटन है, ये उत्तरी कैरोलिना में शिप बिल्डिंग कंपनी की साइट थी, जिसको कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इसको यूज किया गया था। और अभी 2 सितंबर 2020 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ट्रंप ने इसे हेरिटेज सिटी घोषित किया। बात करते हैं वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 से लेके 1918 के बीच चला था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1939 से लेके 1945 के बीच चला था। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वर्ल्ड वॉर के बारे में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ई नाम के माध्यम से व्यापार में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ई नाम के माध्यम से व्यापार में टॉप पर रहा है। तो देखो ई नाम मतलब राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसका मतलब कृषि से संबंधित है ये चीज। तो ये जो है कृषि उत्पादों को एक बाजार उपलब्ध करवाती है, एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाती है, जो कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था, स्पेशली किसानों के लिए, कृषि से संबंधित मुद्दों के लिए, उसके बाजार के लिए। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन के बारे में। तो इसमें पश्चिम बंगाल जो है वो सेकंड पोजीशन पर रहा, और राजस्थान जो है वो थर्ड पोजीशन पर रहा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कौन से राज्य ने बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आप लोगों के सामने है सभी ऑप्शन, और इसका सी आंसर सही है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो ये जो ड्रग पार्क है, इसको स्थापित करने का उड़ीसा गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है। उड़ीसा गवर्नमेंट ये चाहती है कि इससे हम गैर खनिज क्षेत्र में औद्योगिकीकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा कर सकेंगे। इससे जो है वहां रोजगार जनरेट होगा, जिससे कि वहां के लोग हैं उनको फायदा होगा। इसलिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, और इसमें जो टोटल एस्टिमेट किया गया है वो 1500 करोड़ रुपए का है। और बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में हमने पढ़ा था, MP ने एक अभियान लॉन्च किया था, गंदगी भारत छोड़ो अभियान। और अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने एक विधेयक पारित किया था, जो कि वहां की मूर्त विरासत के संबंध में संरक्षण से संबंधित था। वो विधेयक पारित किया था असम गवर्नमेंट ने। बात करते हैं ओडिशा के बारे में। तो इसकी जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, और इसके जो भी वर्तमान CM है नवीन पटनायक, और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसमें एक परियोजना के बारे में बताया जा रहा है, वाटरशेड परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटक। तो अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये वाटरशेड परियोजना को शुरू किया है, और इसका बेसिकली पर्पस ये है कि इससे जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसमें वृद्धि करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। और इसमें वर्ल्ड बैंक इसमें सपोर्ट कर रहा है, और वर्ल्ड बैंक इसमें 4420 करोड़ रुपए इसमें फंड देने वाला है। और बेसिकली इसमें जल संरक्षण के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। बाकी बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो असम के बारे में अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसने एक योजना लॉन्च किया था, स्वयं योजना। और यूपी गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च किया था, मेजर ध्यानचंद पथ योजना, जो कि वहां के जो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं उनके घर तक सड़क बनाने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने ये योजना शुरू किया गया था। यूपी गवर्नमेंट की ओर से ये योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने,
स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो अभी इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। तो ये जो रैंकिंग है इसको केंद्र सरकार के द्वारा इसको डिफाइन किया गया और इसी में यूपी जो है दूसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पर यूपी रहा। और ये जो रैंकिंग है बेसिकली ये दिखाती है कि जो भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत मिशन योजना है उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने में राज्यों ने उसमें कैसा प्रदर्शन किया है, उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, तो इसके जो अभी सीएम है वे हैं जगन मोहन रेड्डी और इसके गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में कि इसकी जो राजधानी है वो 3 है, विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल। जो विशाखापत्तनम है वो इसकी लेजिस्लेटिव राजधानी है और जो अमरावती है वो इसकी एग्जीक्यूटिव राजधानी है और जो कुर्नूल है वो इसकी जुडिशियल राजधानी है। इसके बारे में ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हाल ही में किस राज्य में पंग लहबसोल त्योहार मनाया गया है? तो अभी हाल ही में ये त्योहार मनाया गया है सिक्किम में। तो देखो ये जो है अगस्त के लास्ट और सितंबर की शुरुआत में ये त्योहार मनाया जाता है और इस त्योहार के बारे में वहां बोला जाता है कि बौद्ध धर्म की शुरुआत करने में उनके जो पर्वत देवता है उन्होंने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी, इसलिए वहां इस उपलक्ष्य के अवसर पर ये पंग लहबसोल त्योहार वहां मनाया जाता है। बात करें यदि सिक्किम के बारे में, इसकी जो राजधानी है वो है गैंगटोक और सिक्किम जो है 3 देशों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, एक तो है भूटान और दूसरा है नेपाल और तीसरा है चीनी तिब्बत। और ये बेसिकली पर्यटन के लिए मशहूर है, यहाँ पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं। और सिक्किम जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट 1975 में इसको जनमत संग्रह के तहत भारत में मिलाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किसने स्पैरो सिस्टम को लॉन्च किया है? तो इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो क्या खास बात है इसकी? तो इसको जो है एक ऑनलाइन विंडो सिस्टम है ये, जो कि और इसका क्या लाभ होगा? तो वहां के जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं उनको ये लाभ होगा ताकि इसके तहत वे अपने कार्यों को बेहतर तरीके और पारदर्शिता के साथ कर सके, इसलिए इस सिस्टम को वहां लॉन्च किया गया है ताकि वहां की जो गतिविधियां हैं, सरकारी गतिविधियां और योजना वगैरह, उन सभी को सिस्टमैटिक तरीके से एक पारदर्शिता पूर्ण तरीके से वहां लोगों के सामने लाया जाए। तो बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, आप लोगों को याद होगा कि इसमें से धारा 370 और 35 को हटाया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा देता है। तो इसको हटा दिया गया और फिर इसको एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। उसके बाद इसमें एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई थी, जो कि थे जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। और फिर अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि उन्हें हटा दिया गया है और अब मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल के रूप में जम्मू कश्मीर में नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, यही थे आप लोगों के सामने आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे भी इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो करंट से रिलेटेड है और इससे रिलेटेड जो जीके बनते हैं उन सभी को मैं आपके सामने लेके आऊं, तो आप मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए और एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं। धन्यवाद।